हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, और रेट कांस्टेंट और इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ था। थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं उसके आगे, क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है कि मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए और बी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है और M1 और M2 इसके क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। आपको जैसे कि लास्ट लेक्चर में बता रखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट हमने पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। पी और जो क्यू है यहाँ पे ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, और ये वैल्यू ऑफ पी जो है वो M1 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, वैसे Q भी M2 के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। P क्या है, इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट A, Q क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। और अगर बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, इनका समेशन दैट इज P प्लस Q। ओके, तो ये बात ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। फिर एक बात की ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या है ना निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओवरऑल ऑर्डर इज नॉट फाउंड टू बी निगेटिव फॉर एनी रिएक्शन टिल ऑब्जर्व। यानी कि ओवरऑल ऑर्डर क्या है, इंडिविजुअल रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट ओवरऑल ऑर्डर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अभी तक जो देखा गया है उसमें ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव ही देखा गया है टिल नाउ, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और खासकर ये लास्ट वाले लाइन कि ओवरऑल ऑर्डर इज नॉट फाउंड टू बी निगेटिव फॉर एनी रिएक्शन टिल ऑब्जर्व। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं, समझाते हैं कि कैसे ऑर्डर और रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में, और कैसे ऑर्डर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिफरेंट है। Some important examples illustrating different value of order and rate law expression which is different from the stoichiometric coefficient। जैसे पहला रिएक्शन जो है कि N2O5 NO2 और O2 बना रहा है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है, बैलेंस है, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब यहाँ देखिए कि इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। अगले में देखिए कि ये आपके सामने एक रिएक्शन है, और इसके रेट लॉ में देखिए क्या है, Br माइनस Br8 और H प्लस। तो ये क्या है, ये सारे क्या रिएक्टेंट है, Br माइनस Br3 माइनस H प्लस सारे रिएक्टेंट है। और देखिए ओवरऑल ऑर्डर इसका कितना है, ओवरऑल ऑर्डर कितना है, ओके सर ये पॉजिटिव है, ओवरऑल ऑर्डर इसका कितना 1 है, बट इंडिविजुअल Br माइनस के लिए ऑर्डर क्या है, वो निगेटिव है, -1 है। अगला जो एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है कि O3 से O2 बन रहा है, और इसमें एक मज़ेदार बात क्या निकल के आई, O3 तो रिएक्टेंट है, बट यहाँ पर O2 क्या है, प्रोडक्ट है। तो एक ऐसा मुझे दिखा जिसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या है, प्रोडक्ट भी आ गया, अभी तक सिर्फ रिएक्टेंट था। तो एक इन्फॉर्मेशन नहीं आई क्या, रेट लॉ में रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी आ सकता है। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है और वो जो है वो क्या डिफरेंट है ऑर्डर, यानी ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। फिर अगेन NO2 और CO क्या बना रहा है, NO प्लस CO2 बना रहा है, और देखिए यहाँ पर NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है और CO पे 0 है, मीन्स यानी कि इस रिएक्शन में CO की कोई भी रेट में कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा रिएक्शन आया कि इसमें दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो रेट लॉ में प्रेजेंट नहीं है, बेसिकली CO यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रिएक्टेंट उसमें प्रेजेंट ना हो। तो चौथी में भी एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि ये जरूरी नहीं है रेट लॉ एक्सप्रेशन में सारे रिएक्टेंट क्या हो, रेट लॉ एक्सप्रेशन में प्रेजेंट हों, ठीक है। तो यहाँ एक नई बात क्या है कि यहाँ पर एक रिएक्टेंट एब्सेंट है। पांचवा जो बात है वो क्या है, अगेन एक रिएक्शन है, और इसमें देखिए इसमें ये रिएक्टेंट है और ऑर्डर क्या 3/2। तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है बट ऑर्डर क्या 3/2। और अगले में देखिए SO2 O2 बना SO3, O2 क्या है, तो O2 एक रिएक्टेंट है, क्लियर, बट NO क्या है, NO इज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का एक बेसिक आइडिया होगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को
करते हैं। तो एक और महत्वपूर्ण बात क्या निकल गई कि रेट लॉ में कैटलिस्ट भी हो सकता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है और कैटलिस्ट भी हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि ऑर्डर और रेट लॉ के रिगार्डिंग। तो इससे जो कंक्लूजन निकला, जिसको पॉइंट में लिखा गया है इन सारे एग्जाम्पल से, क्या पहला, फ्रॉम द ऑल एबव एग्जाम्पल इट इज़ क्लियर दैट देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, की कोई रिलेशन नहीं है। हम रिएक्शन को देखकर रेट लॉ नहीं लिख सकते हैं, ऑर्डर नहीं लिख सकते, इट इज़, ठीक है ना। तो पहली बात। दूसरी बात कि ऑर्डर क्या है, एक डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तब से बोल ही रहे हैं पिछले लेक्चर से, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है, विच इज़ फिक्स्ड, ऑर्डर फिक्स होता है। बट स्टैक्चोमेट्रिक जो होता है ऑफ रिएक्शन, ये इन द हैंड्स ऑफ स्टूडेंट होता है और विच कैन बी चेंज, है ना। यानी इस बात का मतलब क्या, देखिए कि कोई रिएक्शन है A + B विल फॉर्म C, और अगर इसका मैं रेट लॉ लिखूँ R = K, A की पावर 1 और B की पावर 2, तो ऑर्डर 1 है और B का ऑर्डर क्या है, 2 है। अब मैं इसका कोफिशिएंट 1 1 1 है और मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, 2A + 2B विल फॉर्म 2C। कोफिशिएंट चेंज हो गया, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर अभी भी A के रिस्पेक्ट में 1 रहेगा और B के रिस्पेक्ट में 2 रहेगा। ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है, बट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ K1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। तो क्या दिखा आपने, स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, वो चेंज हो रहा है, 1 से 2 हो गया, बट ऑर्डर इसका 1 पहले भी था, अभी भी क्या 1 है, B के रिस्पेक्ट में 2 था, अभी भी क्या 2 है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। ओके, नेक्स्ट है RLE, रेट, RLE मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन, या वही रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन में नॉर्मली क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, लेकिन अभी हमने कुछ प्रॉब्लम में देखा कि इसमें कैटलिस्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिखाई देता हूँ फिर से, यहाँ देखिए इसमें कैटलिस्ट है ये NO, और यहाँ पे क्या है O2 एक प्रोडक्ट। तो रेट लॉ में जनरली रिएक्टेंट होता है, बट कैटलिस्ट और प्रोडक्ट भी हो सकता है, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट विल नॉट अपीयर इन द RLE। अब एक ये नया टर्म आ गया आपके लिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो बीच में जो फॉर्म होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दरमियान जो चीज़ फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और बस इतना समझिएगा कि रिएक्टेंट हो सकता है, कैटलिस्ट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, बट इंटरमीडिएट क्या नहीं हो सकता है। इंटरमीडिएट क्या होता है ये अभी हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे के लेक्चर्स में केमिकल काइनेटिक्स में भी इंटरमीडिएट क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। रिएक्शन मैकेनिज्म का जब मैं डिस्कशन करूंगा तो ये बताऊंगा। तो फिलहाल अभी याद रखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, कैटलिस्ट भी हो सकता है, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं हो सकता है। ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ 1 2 3 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ऑन चेंजिंग द स्टैक्चोमेट्री ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड K चेंजेस। तो एक फिर अगेन इंपॉर्टेंट बात आ गया कि अगर स्टैक्चोमेट्री चेंज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज कर जाएगा और K भी चेंज कर जाएगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्टेंस रिमेन सेम, ठीक है ना। तो ये बात भी अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इस बात को कि जैसे 2A + B विल फॉर्म C, ठीक है ना। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो अगर A का रेट क्या होगा, पहली बात तो A का रेट क्या होगा, तो A का रेट क्या होगा, तो वो -dA/dt। B को क्या लिखेंगे रेट, dV/dt। C के लिए dC/dt, ये होगा। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो होगा -dA/dt। कोफिशिएंट कितना होगा 1/2। ये क्या होगा, ये माइनस में आएगा dV/dt, यहाँ कोफिशिएंट 1 ही है, और dC/dt इसका भी कोफिशिएंट क्या 1 ही है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए हुआ। अब मान लो बेटा मैं लिखता हूँ 4A + 2B विल फॉर्म 2C, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -dA/dt अगर यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे अभी भी क्या रहेगा, x ही रहेगा, ठीक है ना।
यानी माइनस डी बाई डी टी की वैल्यू जो यहाँ थी वो अभी भी यहाँ रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बदल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन पहले क्या था, 1/2 माइनस डी बाई डी टी था, अब कितना हो जाएगा वो 1/4 माइनस डी ए बाई डी टी हो जाएगा। यानी कि पहले यहाँ कितना था, डी ए बाई डी टी कितना है x, तो अगर ये x/2 था तो अब क्या हो जाएगा x/4, है ना। और ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज बाय चेंजिंग द स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट। x/2 से x/4 हो गया, बट और k भी चेंज कर जाएगा, रेट कांस्टेंट। इस पर एक क्वेश्चन भी आगे करेंगे, बट क्या नहीं चेंज करेगा, इंडिविजुअल पर्टिकुलर सबस्टांस रिमेन सेम। यानी माइनस डी ए बाई डी टी पहले जो था वो अभी भी रहेगा, स्टैक्चोमेट्री चेंज करने पर चेंज नहीं करेगा। ओके बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, ये ओनली फॉर द सिंपल एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन। अब ये आपके लिए एक नई चीज़ है कि सिंपल या एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या था मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस ऐसे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अब इस बात को थोड़ा मैं समझा देता हूँ। सिंपल रिएक्शन क्या होते हैं, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन ऐसे बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में हो, जैसे मान लीजिए ए से बना ई, तो अगर ए से ई सिंगल स्टेप में बना तो ये क्या है, ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या इसी का नाम क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर ए से ई बना तो बट एक से ज़्यादा स्टेप में, यानी कि पहले ए से बी बना और बी से सी बना और सी से फिर ई बना, तो ये जो रिएक्शन है ये एक से ज़्यादा स्टेप में हुआ, ऐसे को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन विच अकर्स इन सिंगल स्टेप एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच अकर मोर देन वन सिंगल स्टेप। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी एक हमारा टॉपिक है जो आगे डिस्कस होगा, ठीक है। बट अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अगर एक जो बात यहाँ लिखना चाह रहा हूँ वो अगर मैं लिखूँ कि R इज इक्वल टू रेट लॉ क्या होगा, k a की पावर n, ओके। तो यहाँ जो n की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी R इज इक्वल टू के ए। यानी कि अगर ये बात ऐसे तो क्या है, बट ये चीज़ इसके लिए नहीं लिख सकते हैं। डिटेल डिस्कस करूंगा, ये पूरा एक टॉपिक है, डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक बात क्या निकल कर आई कि अगर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तभी उस केस में क्या है, ऑर्डर स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है। जनरली ऑर्डर स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिसाइड कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली। बट अगर ये कंफर्म है कि रिएक्शन इज एलिमेंट्री, उस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। अगर ऐसा है तो वो रिएक्शन क्या है, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। और सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में डिटेल में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। छठा क्या है, एनी गिवन रिएक्शन इज सिंपल और नॉट कैन नॉट बी डिसाइडेड। फिर वही बात बोल रहा है, बाय लुकिंग द स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट, कि रिएक्शन को देखकर, स्टैक्चोमेट्रिक को देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते सिंपल है या नहीं है। इट शुड बी डिसाइडेड एक्सपेरिमेंटली विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये लास्ट के जो टॉपिक्स होंगे केमिकल काइनेटिक्स से वो इन्हीं बातों को कवर करेगा। मोटी बात ये क्या बोल रहा है कि किसी भी रिएक्शन के स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर हम नहीं बता सकते वो सिंपल है या नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है। तो फिर सिंपल कैसे पता चलेगा, तो अब उसके लिए एग्जाम्पल कुछ देखिए। जैसे रिएक्शन है H2 + Cl2 विल फॉर्म 2HSL और रिएक्शन दे रखा है, उसके नीचे उसका रेट लॉ दे रखा है। अब देखिए रेट लॉ में देखिए H2 का ऑर्डर क्या है, 0 है, Cl2 का ऑर्डर 0 है, बट कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 1 है। तो भैया इसका कोफिशिएंट ऑर्डर, इसका कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहा है, तो क्या ये एक सिंपल
रिएक्शन है, आंसर इज नो। सेकंड देखिए, फिर क्या है, एक रिएक्शन दे रखा है H2Br2 विल फॉर्म 2HBr और उसका रेटला दे रखा है। तो रेटला में देखिए H2 का ऑर्डर 1 है, Br2 का ऑर्डर क्या है 1/2 है, बट यहाँ Br2 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, H2 का भी कोफिशिएंट 1 है, यानी अगेन यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट और ऑर्डर सेम नहीं है, तो क्या ये सिंपल होगा रिएक्शन, आंसर इज नो। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, रिएक्शन और उसका रेटला देकर आपसे पूछ सकता है कि क्या ये सिंपल रिएक्शन है या नहीं है। तो क्या सिंपल सा तरीका है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट और उसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर बराबर है तो वो सिंपल है, और अगर नहीं है तो वो सिंपल रिएक्शन नहीं है। अगला जो एग्जांपल है कि H2 + I2 विल फॉर्म 2HI और ऑर्डर देखिए तो H2 का ऑर्डर 1, I2 का ऑर्डर 1 और यहाँ पर कोफिशिएंट भी क्या है 1 1 है, यानी कि थर्ड वन क्या है, इट इज़ अ सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन। बात समझ में आ गया। तो अगर रिएक्शन और उसका रेट ला दिया हो तो उनको देखकर हम बता सकते हैं कि ये सिंपल है या नहीं है। अगर सिर्फ रिएक्शन दिया हो और मान लो रेटला गायब कर दूं, मान लो ये रेटला गायब कर दूं, सपोज करो, अब कोई पूछेगा क्या ये सिंपल रिएक्शन है, अब हम नहीं कुछ बता सकते। कब बता सकते हैं, अब बता सकते हैं। रेटला आ गया ना, ये रेटला आ गया, अब बता सकते हैं कि रिएक्टेंट का ऑर्डर और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट अगर बराबर है तो उस केस में वो सिंपल रिएक्शन है। ओके बेटा, अगेन आने वाले लेक्चर्स में एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिटेल डिस्कशन होगी, तो इन बातों का जब फैक्ट अभी आप लोग ध्यान में रखिए। लास्ट बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो चेंजेज विद कंडीशन अंडर विच रिएक्शन इज परफॉर्म्ड। यानी कि एक और इंपॉर्टेंट बात होगी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, किसी रिएक्शन के लिए हमेशा क्या हो, फिक्स हो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है, चेंज कर सकता है डिपेंड अपॉन कंडीशन। ठीक है ना। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि जो मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखा है कि रेट ऑफ सर्टेन रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो ये क्या आपका, ये रेट है माइनस dC/dt है ना, तो एक रेट है। ओके, C क्या एक रिएक्टेंट है और ये इसका रेट ला दे रखा है K1C/1 + K2C। ये रेट दे रखा है K1C/1 + K2C। ओके, अब क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द ऑर्डर एंड K व्हेन कंसंट्रेशन इज। अब ये बोल रहा है कि ये रेट दे रखा है, अब बोल रहा है कि पहला ऑर्डर बताना और K बताना है कब, पहला कंडीशन जब कंसंट्रेशन क्या, व्हेन कंसंट्रेशन वेरी लो। कंसंट्रेशन वेरी लो का मतलब क्या, C की वैल्यू क्या है, लेस देन 1। तो C की वैल्यू ही अगर 1 से बहुत छोटी है तो जिसका मतलब क्या है, K2 से C को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा, 1 से बहुत छोटा होगा, और 1 + K2C भी क्या होगा, जब K2C बहुत छोटा है तो इसका समेशन भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं लिख सकता हूँ कि माइनस dC/dt क्या हो जाएगी इस कंडीशन के लिए, दैट इज K1 × C। dC/dt क्या रेट है, तो ये क्या हो गया एक तरह से R = K1C। तो आपको दिख रहा है C मतलब कंसंट्रेशन है ना, तो यहाँ ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 1। तो जब कंसंट्रेशन बहुत ही कम है तो ऑर्डर क्या है, 1 है। और सेम के लिए अगला जो कंडीशन है, कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, K2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 से बहुत बड़ा होगा, और इसका मतलब क्या है, 1 + K2C क्या होगा बेटा, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली K2C के बराबर होगा। तो ये 1 तो बहुत, K2C बहुत बड़ा है 1 से, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब मैं R जो कि माइनस dC/dt है, मैं उसको अब क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो K1C/K2C। C से C कट गया तो क्या गया, K1/K2, और या मैं लिख सकता हूँ C की पावर 0, क्योंकि C पे इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ ऑर्डर क्या आ गया बेटा, 0। यानी कि क्या है कि सेम रिएक्शन जब वेरी लो कंसंट्रेशन में तो ऑर्डर 1 है, और जब वेरी हाई कंसंट्रेशन है तो 0 ऑर्डर है।
और रही बात की के की, तो पहले केस में के कितना है, तो जो के की वैल्यू है पहले केस में, ये पहला केस है, तो इसमें रेट कांस्टेंट वैल्यू क्या है, तो के इज इक्वल टू K1, के पूछा ना। और दूसरे केस में के की वैल्यू क्या है, तो के इज इक्वल टू K1/K2। तो हमने ऑर्डर भी बता दिया और के भी बता दिया, और दोनों देखिए क्या है, कंडीशन पर भी डिपेंड कर रही है। बात समझ में आ रही है, कंडीशन पे भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। यानी कि सेम रिएक्शन में अगर कंडीशन चेंज करेंगे तो उसका ऑर्डर भी चेंज कर जाएगा और रेट कांस्टेंट भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर बेटा। अब अगला डिस्कशन करते हैं ऐसे एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखिए कि 2A + B विल फॉर्म P, और ये बोल रहा है कि इट इज सिंपल रिएक्शन। ये मेंशन कर दिया है कि ये सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन का मतलब क्या होगा, तो वो लिख ही दिया है। कैसे पता चलेगा सिंपल, अब नीचे रेट लॉ से भी A की पावर 2 B की पावर 1 यानी स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर क्या है, दैट इज सेम। तो इसलिए ये बिना लिखे भी ये बात पता चल गई ये क्या है। अगर ये बात यहाँ नहीं भी लिखी होती तब भी हम बोल सकते क्या कि ये क्या था, इट वॉज अ सिंपल रिएक्शन। अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब क्या बोल रहा है कि इस रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 4A + 2B 2P। और अब जो R2 है वो क्या है, लिख रहा है K2 A की पावर X और B की पावर पाई, ऐसा लिख रहा है। फिर बोल रहा है कि डिराइव रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ X एंड Y। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी पहले का अगर ये है रेट लॉ, तो मैंने ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों में बस क्या डिफरेंस है, स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज किया है। तो क्या उसमें ऑर्डर कभी चेंज होगा, नहीं। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, सबसे पहले पार्ट का आंसर होगा x की वैल्यू बेटा अभी भी 2 रहेगी और y की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी, 1 रहेगी। क्यों, क्योंकि स्टैक्चोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करने से किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के ऑर्डर चेंज नहीं होता है। पहला पार्ट x एंड y की वैल्यू आ गई। अब दूसरा पार्ट है K1 और K2, K1 और K2 के बीच में रिलेशन, उसको निकालते हैं। पहले के लिए R1 क्या लिखेंगे, दैट इज R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 माइनस dA/dt लिख सकते हैं। और R1 क्या है, K1 A² इंटू बी, यही तो है ना, ठीक है। और दूसरे के लिए R2 क्या होगा, R2 में क्या है कोफिशिएंट बेटा, ये 4 हो चुका है, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 माइनस dA/dt। बट ये क्या हो जाएगा K2, और ये अभी भी क्या रहेगा, A की पावर 2 इंटू बी। कोई x और y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो अब आपको क्या देखना है यहाँ पर कि ये R1 R2 बराबर है क्या, नहीं। अगर मैं क्या करूँ, R2 में R1 क्या है, दैट इज ट्वाइस ऑफ R2, यही तो है बेटा, देख लीजिए ये और ये देख लीजिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, तो R1 क्या है, K1 A² B और R2 क्या है, ट्वाइस ऑफ K2 A² B। इधर भी A² B है, इधर भी A² B है, तो K1 की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ K2। तो यहाँ से देखिए K1 और K2 के बीच में हमारा रिलेशन आ गया, K1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K2। ओके, तो ये तो हमने आपको तरीका बता दिया ऐसे करना है। अब इसी को हम अभी एक जनरल मेथड से एकदम वर्बली इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये समझ में आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है कि एक जो रिएक्शन हमारे पास है कि N2O5 ये रिएक्शन है, उसका हमको रेट लॉ दे रखा है और हमें N2O5 इसका दे रखा है, ये भी रेट है, NO2 के रिस्पेक्ट में रेट है, O2 के रिस्पेक्ट में, और ये सब दे रखा है इसके रेट। तो बोल रहा है K1 K2 और K3 के बीच में क्या रिलेशन होगा। अब आप सिंपल इस बात को ऐसे समझिए कि मैं R क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज द सोल्यूशन, R क्या होगा बेटा, तो 1/2 माइनस dN2O5/dt इज इक्वल टू 1/4 d
NO2/dt इज इक्वल टू DO2/dt, ऐसे ले सकते हैं रेट। और ये R की वैल्यू क्या है, ये R की वैल्यू क्या है, क्लियर यहाँ तक। तो 1/2 और ये चीज़ क्या है, ये माइनस डी क्या है K1N2O5। तो 1/2 इनको लिख सकता हूँ क्या K1N2O5। ऐसे ही इसको क्या लिख सकता हूँ 1/4 और ये कितना बेटा K2N2O5 और ये क्या है K3N2O5। और R क्या है बेटा, दिस R, तो R क्या है KN2O5। तो R को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर KN2O5। N2O5 तो कट जाएगा तो क्या बचेगा K इज इक्वल टू K1/2 K2/4 इक्वल टू K3। तो ये रिलेशन आ गया जो कि क्वेश्चन था K1 K2 K3 के बीच में क्या रिलेशन है, तो K1/2 इक्वल टू K2/4 इक्वल टू K3। अब एक मज़ेदार बात जो भी जनरलाइज होने वाली है कि यहाँ पर K1 K2 K3 क्या है। तो जो K1 है, ये जो K1 है इट इज़ अ रेट कांस्टेंट, K2 भी रेट कांस्टेंट है, K3 भी रेट कांस्टेंट है और K भी रेट कांस्टेंट है। बट डिफरेंस क्या है, K1 जो है इट इज़ अ रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू N2O5, K2 इज रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू NO2, K3 इज रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू O2 और K क्या है, K इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। K क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अब ध्यान देखिए K क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। K1 को 2 को डिवाइड किया, K2 को 4 से डिवाइड किया, K3 को 1 से डिवाइड किया गया। यहाँ 2 क्या है, स्टैक्चोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2O5, 4 क्या है, स्टैक्चोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO2 और यहाँ पे डिवाइड बाई 1 है, वो क्या है, स्टैक्चोमेट्री ऑफ O2। तो अब ये चीज़ हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो अब लगा देंगे जिससे वर्बली क्वेश्चन हो जाएगा। क्या, ध्यान दीजिएगा, इन जनरल रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो अगर आपके सामने A और B रिएक्टेंट है, A और B ये क्या स्मॉल कोफिशिएंट है और A के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट K1 है, B के रिस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट क्या है K2 है, C के रिस्पेक्ट में K3 है और D के रिस्पेक्ट में K4 है और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है K है। तो K इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, K1/A इज इक्वल टू K2/B इज इक्वल टू K3/C इज इक्वल टू K4/d। ये आपका क्या हो जाएगा, K क्या है, व्हाट इज K हियर, K हियर द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और ये K1 K2 K3 K4 क्या है, तो दीज आर द रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। जैसे K1 क्या है, सो K1 इज द रेट कांस्टेंट ऑफ A, K2 क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ B, K3 क्या, रेट कांस्टेंट ऑफ C, K4 क्या, रेट कांस्टेंट ऑफ D और K क्या है, इट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो अगर इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन को अगर मैं वर्बली यहाँ करना चाहूँ, देखो वर्बली क्या रिलेशन होगा, तो K1 किसका रेट है, N2O5 का, तो क्या लिखेंगे K1/2, K2 किसका है, NO2 का, उसका कोएफिशिएंट कितना है 4 डिवाइड बाई 4, K3 किसका है, O2 का है, उसका कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू व्हाट K। तो देख लो ये जो मैंने लिखा वर्बली और ये जो इतना सॉल्व करके निकाला, दोनों क्या सेम है। ओके, तो एक होता रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और एक होता रेट कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उनके बीच में रिलेशन निकालना आ गया आपको, कोई दिक्कत। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लेंगे। 2A + 3B विल फॉर्म 5C, रेट ला लिख रखा है, वेयर व्हाट इज K हियर। तो अब बोल रहा है कि मान लीजिए कि इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, ये दिया है और पूछ रहा है कि क्या रिलेशन होगा, क्या आंसर होगा बेटा। तो K इज इक्वल टू, बोलिए K1/2 इज इक्वल टू K2/3 इज इक्वल टू K3/5। आ रहा समझ में? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।